दोस्तों आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। आप 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर लीजिए, ये एग्जाम में 100% आएगा। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस वीडियो में क्या क्या क्लियर करने वाला हूँ वो मैंने लिख लिया है यहाँ पर। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु मैं आपको थोड़ा इसको एक लाइन में परिभाषित कर दूं ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे इस वीडियो में। तो व्हीट स्टोन सेतु को अगर हम एक लाइन में कहें तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा विशेष परिपथ है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यानी कि हमको कोई प्रतिरोध ज्ञात नहीं होता है तो हम इसकी सहायता से हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन काम क्या क्या हो गया इसका, प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, ये एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। अब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे हम किस तरीके से प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम व्हीट स्टोन सेतु में हमने जाना व्हीट स्टोन सेतु किस काम में लाया जाता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर क्या रहने वाला है, इसके अंदर रहने वाला है व्हीट स्टोन सेतु की रचना। रचना में हम बारीकी से आपको समझाएंगे रचना किस प्रकार व्हीट स्टोन सेतु की हम करेंगे। ठीक है, बहुत ही बारीकी से। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो रचना, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु की रचना किस प्रकार है। अब भाई, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबका अलग अलग सिद्धांत रहता है। ठीक है, सबका नेचर अलग रहता है, सबका सिद्धांत अलग रहता है। तो व्हीट स्टोन सेतु का भी सिद्धांत बहुत ही अलग है। तो हम इस वीडियो में ये भी क्लियर करेंगे सिद्धांत इसका। अब भाई सिद्धांत है क्लियर हो जाएगा तो अब क्या आती है, उत्पत्ति। अब देखिए, हमको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला मैं बताऊं तो फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सिद्धांत हो गया। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले की उत्पत्ति कैसे होगी, वो फॉर्मूला कहां से आया, कैसे टपक पड़ा, वो हम जानेंगे उत्पत्ति में। अब मेन बात ये रह गई कि आप पीडीएफ के लिए चिंता ना करें। इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, आप इसकी चिंता ना करें। आपको पीडीएफ में उसी तरीके से लिखा मिलेगा जो इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लिखने की टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अंत हो जाने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करें और बढ़िया से नोट्स बनाइए। तो देखिए, इस वीडियो में ये 3 चीजें क्लियर होने वाली है, आपको लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए, ये सब क्लियर आपको। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। ये आप सोच रहे हो क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म, कम समय में ज्यादा समझे। तो देखिए, मैं आपको कम समय में ज्यादा समझाने के लिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में व्हीट स्टोन सेतु को समझाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, कम समय में ज्यादा समझे। कम समय लगेगा, आप ज्यादा समझ जाएंगे, तो आपको वीडियो देखने में और आनंद आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट फॉर्म, कम समय में ज्यादा समझे। तो व्हीट स्टोन सेतु को हम शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों आइए हम व्हीट स्टोन सेतु को शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। अब व्हीट स्टोन सेतु को शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो व्हीट स्टोन सेतु हलवा बन जाएगा, हलवा बनाकर खा जाएंगे उसको। तो देखिए, व्हीट स्टोन सेतु का सबसे पहले आपको चित्र समझना है। अगर आपने अभी तक कहीं भी पढ़ा होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को भाई देख लेना, अंत तक देखना, इतना मजा आएगा आपको कभी आया नहीं होगा। तो देखिए, इसका हम चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसका चित्र बनाना है। हाँ, वही डायग्राम चित्र एक ही है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेल बनाएंगे, सेल बनाएंगे। ठीक है, अब हम सेल बनाते हैं। भाई सेल कैसे बनाया जाता है, ये क्या है, तार है। ठीक है, आप समझिए ये तार है। अब ये तार जा रहा है। अब तार में क्या है, धारा प्रवाहित करने के लिए हमको सेल लगाना पड़ेगा। अब हम सेल लगाते हैं। ठीक है, अब देखो, आपने कई जगह देखा होगा, एक बड़ा डंडा होता है, एक छोटा होता है। जो बड़ा डंडा होता है वो होता है प्लस का, ठीक है, और जो छोटा होता है वो माइनस का। अब जो प्लस माइनस, ये प्लस जे माइनस। अब देखो, यहां माइनस का लगा दो, ये सेल बन गया। ठीक है, अब देखिएगा, ये गया ऊपर। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा छोटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, ये आप ध्यान रखिएगा, जो धारा होती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बढ़ा करती है, प्लस से होते हुए धारा यहां को जाएगी। ठीक है,
अब देखो ये तार है, अब हम तार को सीधे ना जोड़ करके हम क्या करेंगे, तार को पतंग की तरह जोड़ेंगे, पतंग एक तरीके का बनाएंगे हम। देखो ये तार जा रही है, अब हम यहां कर देंगे प्रतिरोध। अब प्रतिरोध हमने बना दिए, ठीक है। अब यहां पर भी एक प्रतिरोध बना दो, ठीक। अब यहां पर एक प्रतिरोध बनाओ, देखो भाई साहब, अब ये क्या बन गया, ये एक सेल है। अब ये तार गया है, तार हम सीधे सीधे नहीं जोड़ करके हमने क्या किया, पतंग की तरह तार हमने जोड़ दिया। और प्रतिरोध, अब प्रतिरोध हमने 4 प्रतिरोध बना दिए हैं। अब 4 प्रतिरोध हैं तो इन प्रतिरोधों का नाम भी होगा। ये प्रतिरोध आप P मान लीजिए, इसका नाम Q मान लीजिए, Q प्रतिरोध है, और ये R प्रतिरोध है, और ये S प्रतिरोध है। अब देखो भाई धारा यहां से बहेगी, अब प्लस, अब देखो ये सब बन गया, सेल बन गया। अब हम धारा प्रवाहित करेंगे, अब धारा प्लस से माइनस की हो जाएगी, तो ये I धारा जा रही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज पढ़ें तो उसको डिटेल से पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि वो जिंदगी में कभी ना भूलें। तो अब डिटेल में समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो ये आई धारा जा रही है, अब आई धारा यहां से भी जा रही है, ठीक है, आई धारा जा रही है। अब क्या होगा भाई, आई धारा यहां पर आई, आई धारा यहां पर आई। अब आई धारा ने सोचा हम किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। तो भाई अब आई धारा किस तरफ जाए, तो अब परेशान होगी। तो आई ने सोचा है हम यहां पर चले जाएं। तो ये धारा 2 भागों में बट गई, एक भाग यहां चला गया, एक भाग यहां चला गया। तो यहाँ पर I1 धारा चली गई और एक धारा यहां पर आई, तो ये I2 धारा नाम हमने रख दिया, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब धारा जब आ रही है तो हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यानी कि धारा मापी लगा दी। अब हम क्या करेंगे, PQRS है। अब यहां पर हम एक और चीज का नाम रखेंगे, यहां पर हम A नाम रख दें, इस बिंदु का नाम A रख दिया, और इस बिंदु का नाम हमने B रख दिया, और इस बिंदु का नाम हमने C रख दिया, और इस बिंदु का नाम हमने D रख दिया। अब B और D के बीच हम एक क्या रख देंगे, धारा मापी जोड़ देंगे। तो हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब यहां से धारा मापी जोड़ चुकी है भाई। अब I1 धारा यहां से गई, अब देखना I1 धारा यहां से जा रही है, अब ये भी तो है, यहां भी धारा जाएगी I1। अब I2 यहां जा रही है, यहां भी धारा जाएगी, लेकिन हमको यहां पर धारा नहीं पहुंचानी है। तो देखो I1 धारा यहां से गई, अब ये I1 धारा यहां को जाना चाहिए, लेकिन I1 धारा यहां को जाएगी। आप सोचोगे कैसे चलेगी भाई, I1 धारा को तो यहां भी जाना चाहिए, यहां पर नहीं जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं जाएगी। तो I1 धारा यहां पहुंची, तो उसने सोचा हम किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। तो I1 धारा इस तरफ गई, क्यों गई वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो I1 धारा यहां चली गई। अब ये I2 धारा थी, अब D में आई, इसको यहां जाना चाहिए, यहां नहीं गई है, क्यों नहीं गई है आपको सब क्लियर होगा। तो I1 धारा यहां, I2 धारा यहां ना जाकर के I2 धारा यहां पर आई सीधे। अब क्या हुआ, I1 धारा यहां मिली, I2 धारा यहां मिली, तो भाई संयोजन क्या, यहां पर कौन सी धारा आ गई, यहां पर मिलकर हो गई I1 प्लस I2 धारा। क्लियर है इतना। अब आप सोच रहे होंगे कि B में क्यों नहीं I1 धारा गई और D से I2 धारा क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई भाई। देखो इसका एक सिंपल रीजन है, हमने क्या किया, बिंदु B पर विभव समान कर दिया। बिंदु B पर जो विभव है और बिंदु D पर जो विभव है, हमने एक समान विभव ले लिया है। यहां पर हमने जो विभव लिया, यहां पर भी हमने विभव ले लिया। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जो VB का विभव था, जो विभव VB का था वो हमने क्या किया, VD के बराबर है। जो विभव VB का है वही विभव VD का है, ठीक है। देखो जो विभव VB का है वही विभव VD का है। तो अब देखो जब विभव VB और VD बराबर है तो क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, आपने कैसे कह दिया भाई 0 होगा, मैं बताता हूं। जो VB है और VD का विभवांतर, अब देखो ये क्या है, विभव है, VB विभव है और VD विभव है, समझे ना। विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभव में अंतर। तो विभव में अंतर क्या है, अच्छा देखो जो VB है, अगर VD को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, VB माइनस का VD
इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर यहां से थोड़ा आप देखिए, VB माइनस VD इक्वल टू 0। जब VD इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। VB माइनस VD बराबर 0। अब आप कहेंगे ये VB माइनस VD 0 कैसे हो गया? तो VD बराबर क्या था? VB। तो हम VD की जगह VB रख सकते हैं। VB से VB कट घट गया, 0 बराबर 0। तो इसी प्रकार विभवांतर शून्य आ चुका है। समझ में आया आपको? विभवांतर शून्य आ गया कि अब देखो भाई, अब यहीं से खेल शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे I1 धारा इधर को आई, इधर को क्यों नहीं गई? भाई इधर को भी तो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गई? क्योंकि विभवांतर शून्य हो गया। जब किसी परिपथ में या सेल में विभवांतर शून्य हो जाए तो वहां धारा नहीं बहती है। समझ में आया ना? तो यहां पर क्या है, VB और VD में विभवांतर शून्य है। जब विभवांतर शून्य धारा नहीं बहेगी। बात क्लियर? तो भाई क्या है, I1 धारा इस तरफ आ गई, इस तरफ गई नहीं, तो विभवांतर शून्य था इसलिए। क्लियर ना? अब देखो भाई, अब आपने इतना समझ लिया। अब आगे इसको आपको आगे क्या समझना है? अब देखना यहां पर P Q R S ये 4 प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध हैं। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था? स्टार्टिंग में बताया था व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विशेष परिपथ है, एक ऐसा परिपथ है कि जिसमें हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। यहां पर 4 प्रतिरोध हैं। अब चारों प्रतिरोध में कोई भी एक अज्ञात हो सकता है। कोई भी क्या हो सकता है? अज्ञात हो सकता है। या तो P अज्ञात हो जाएगा, ये 3 प्रतिरोध आपको दिए होंगे। 3 प्रतिरोध आपको पता होगा तो आपको P प्रतिरोध नहीं पता होगा, या आपको Q R S 3 प्रतिरोध पता होगा, आपको P प्रतिरोध पता नहीं होगा, या आपको P Q R प्रतिरोध पता होगा और आपको S प्रतिरोध पता नहीं होगा। ठीक है? या आपको P Q S प्रतिरोध पता होगा, आपको R प्रतिरोध नहीं। मतलब कि मेन बात ये है कि आपको P Q R S में कोई भी अज्ञात हो सकता है। 3 प्रतिरोध आपको पता होंगे और चौथा प्रतिरोध आपको निकालना होगा। ठीक है? तो आप कैसे निकालेंगे? इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ जरूर है। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब देखो ये फॉर्मूला है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है इसमें? अगर आपको देखो P प्रतिरोध नहीं पता, P प्रतिरोध आपको निकालना है तो P को रखे रहिए, Q इस साइड चला जाएगा। या आपको S प्रतिरोध निकालना है तो आप क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? S इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। S आपको जैसे निकालना है तो आप क्या करेंगे? S यहाँ आ जाएगा और क्या है, S इधर को आया तो R इंटू Q इस साइड चला गया और P नीचे आ गया। मतलब कहने का ये है, आप इस फॉर्मूले से कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, यही सिद्धांत है। ठीक है? अभी आपको डिटेल में थ्योरी लिख करके बताने वाला हूँ, लिख करके बताने वाला हूँ, आप समझो, लिख कर बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? यानी कि इस फॉर्मूले से आप अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है? अब इससे तो आप निकालेंगे। आप सोच रहे हो, आपके मन में एक डाउट आया होगा, मैं जानता हूं क्या डाउट आया होगा, मैं बताता हूं क्या डाउट आया होगा। आपके मन में डाउट आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S कैसे आया? आप यही सोच रहे होंगे ना, तो मैं बताता हूं कैसे आया। रुकिए थोड़ा, इसको मैं थोड़ा हटा दूं तो कितना अच्छा रहे। अब देखो भाई, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कैसे आया। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आपको पढ़ाया था किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, बहुत ही बारीकी से समझाया था मैंने। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लूप नियम भी कहते हैं, जो आपको पता है। अगर आपको दोस्तों लूप नियम पता है तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, अगर नहीं पता है तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर लूप नियम लगाने वाले हैं। लूप नियम क्या कहता है? लूप नियम कहता है किसी परिपथ में किसी धारा के संगत जो प्रतिरोध होता है उसका गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के, यानी कि जो उसका विभवांतर है उसके योग के बराबर होता है। नहीं आपको समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अभी आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए A B D A। अब बंद है, लूप क्या होता है? लूप सब जगह बंधा हुआ होता है।
तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मुझे बंधा हुआ है ABDA, तो मैं लिखे भी देता हूँ ABDA लूप में। इसको हम बंद पास भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम बंद पास भी कह सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो भाई देखो ये एक परिपथ है। अब ये धारा I1 है, अच्छा I1 धारा है, अच्छी बात है यार, I1 धारा है, तो I1 धारा है, जो I1 धारा है, ये I1 धारा है। अब इसके संगत प्रतिरोध कौन सा, I1 यहां पर धारा जा रही है, इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, P, तो इसका गुणनफल, यानी कि I1 धारा के संगत प्रतिरोध P है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर के बराबर होता है। यहां पर विभवांतर क्या है, 0 है। विद्युत वाहक बल और विभव, विद्युत वाहक बल और विभव दोनों एक ही होता है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो देखो I1 इंटू P हो गया, अच्छा तो I1P इधर को हो गया। अब देखो, अब I2 को देखिए आप, I2 धारा विपरीत जा रही है, I1 इधर को जा रही है तो I2 इधर को जा रही है, तो I2 की संगत कौन सा है, I2, इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, R है, ठीक है, R, ठीक है। अब ये I1 धारा इधर को जा रही है, I2 इधर को जा रही है, ये तो विपरीत जा रही है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और जो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्लियर ना। तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, तो अगर हम I1P इक्वल टू इधर ले जाएंगे I2R, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक हम और लूप लेते हैं, बंदे पास लेते हैं, लूप और बंदे पास एक ही है, ओके। तो BDC, हाँ यही तो है, जैसे यहां पर ABDA था, यहां पर BDC ABDA, तो यहां से हम CBDC ले लेते हैं, हाँ एक ही है, कोई भी ले लो, CBDC लूप में। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, अब आप समझ रहे हो क्या देखना है आपको देखना है यहाँ पर I1Q, तो I1 के संगत कौन सा प्रतिरोध है, Q। अब माइनस का चिन्ह आप लगा दीजिए क्योंकि ये विपरीत जा रहा है, तो I2 और S, माइनस का I2S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर शून्य है भाई, तो I1Q इक्वल टू I2S हो गया। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप समझ रहे होंगे आपको क्या करना है, आपको करना है समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं तो भाई देखिए क्या आने वाला है, देखो I1P देखो I1P, ठीक है, अब भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा I1Q, तो आप समझ रहे होंगे आ रहा है, I1 क्या हो जाएगा I2R, ये I2R हो गया। अब जो भाग दे रहे हैं तो I2S हो गया। अब देखो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, अब आपका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या आया, P/Q इक्वल टू R/S। तो आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला ला दिया P/Q इक्वल टू R/S, लेकिन हमने इसमें मान लिया कि S प्रतिरोध अज्ञात है, हमने S प्रतिरोध अज्ञात मानने में क्या जा रहा है, इससे न्यूमेरिकल भाई बनता है, न्यूमेरिकल में 3 प्रतिरोध दे देगा, 1 प्रतिरोध पूछेगा तो आप फट से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फोड़ देंगे, क्वेश्चन को फोड़ देंगे आप। तो देखो हमने माना S प्रतिरोध अज्ञात है, तो S इक्वल टू मान लिया हमने R इंटू क्यू, क्या हो गया R इंटू क्यू अपॉन का P, हो गया ना क्लियर। अब आपको मैं कॉपी में लिख कर बताने वाला हूं, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कॉपी में लिख कर बताऊंगा तो आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए व्हीटस्टोन सेतु, आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, कि सब ये दिख रहा है, रचना दिख रही है, जितना भी लिखा हुआ दिख रहा है सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ बना के मैंने डाल दिया है, ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। तो व्हीटस्टोन सेतु एक लाइन में मैंने आपको क्या बताया, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विशेष परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का पता लगाया जा सकता है। भाई ऐसा परिपथ है
अगर हमको कोई प्रतिरोध पता नहीं है तो हम फट्टे से फटा पता लगा लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी रचना देखिए, रचना क्या है इसकी। अगर आप रचना देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये सेल है, एक तरीके का ये सेल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जी आई, विद्युत वाहक बल को हम विभव भी कहते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सेल है, आपने पढ़ा होगा सेल का विद्युत वाहक बल, तो वही है ये विद्युत वाहक बल सेल का विभवांतर ये भी आपने पढ़ा होगा, एक ही है, ठीक है। तो ये सेल, अगर आपने सेल का विभवांतर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सेल है, अब ये प्लस माइनस, अब धारा यहां से बहना स्टार्ट होती है, ठीक है। ये एक सेल है, अब यहां से क्या है, ये प्रतिरोध है, ये तार हमने जोड़ दिया है। भाई वीडियो में थोड़ा मेहनत लगी है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर हो सके तो, अगर आपको अच्छा लगता है तभी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। देखो भाई, तो ये क्या है, एक तरीके का परिपथ बन चुका है। अब यहां से आई धारा गई, आई धारा गई तो ये दो भागों में बट गई, I1 और यहां पर I2। अब यहां पर विभव समान था, बी में विभव और डी में विभव समान था, तो विभवांतर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो I1 धारा यहां से यहां ना जाकर के सीधे I1 में गई, और I2 धारा है जो यहां पर गई, यहां ना जाकर के I2 धारा यहां गई और यहां पर मिल गई, तो हो गया I1 प्लस I2 हो गया। आप लिखना चाहें तो लिख दें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां से, अब I1 धारा यहां से हो गई, यहां हो गई। अब देखिए रचना में आपको क्या लिखना है, रचना में आपको लिखना है, इस सेतु में चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S, चार भुजाओं क्रमशः AB, BC, AD, DC, यानी कि AB भुजा में P प्रतिरोध है, BC भुजा में Q प्रतिरोध है, AD भुजा में R प्रतिरोध है, DC भुजा में S प्रतिरोध है। विश्वास ना आ रहा हो तो आप एक बार डायग्राम को भी देख सकते हैं। डायग्राम में क्या है, AB भुजा में P है, BC भुजा में Q है और AD विभव में R प्रतिरोध है और DC विभव में S प्रतिरोध है। ओके, तो ये आपको रचना क्लियर हुई मेरे भाई, रचना क्लियर हुई ना, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको सिद्धांत में क्या लिखना है, अब सिद्धांत तो भाई पूछेगा आपसे, ये भी पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए, 2 नंबर में पूछ लेगा या 3 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। आपको कुछ भी पूछ ले भाई, व्हीटस्टोन सेतु के अंदर कुछ भी पूछ ले तो आपको फट से आंसर देना है। तो सिद्धांत देखिए इसका, इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है। इस स्थिति में बिंदु P व D के विभव समान होते हैं, विभव समान होते हैं। चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज की आकृति बना लेता है, किसी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। आप सोच रहे होंगे चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो AB और BC जिस संलग्न भुजाएं हैं इनके प्रतिरोधों का अनुपात और जो शेष दो संलग्न भुजाएं हैं उन प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये है दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात और शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। संलग्न का मतलब क्या होता है, उनसे जुड़ी हुई, ठीक है। तो P/Q = R/S, ठीक है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है जिस संलग्न भुजाएं क्या है, तो एक बार और आप डायग्राम को देख सकते हैं। तो देखिए ये रहा डायग्राम। अब उसमें कह रहा था चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, संलग्न का मतलब होता है जुड़ी हुई, तो AB BC ये जुड़ी हुई है तो P/Q इनका अनुपात, और शेष जो दो बच रही हैं AD DC इन भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात, तो P/Q R/S। क्लियर ना इतना। अब आप उत्पत्ति देख सकते हैं, उत्पत्ति का मतलब है जो P/Q = R/S था वो कैसे आया। तो देखो, माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा I है, माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा I है, बैटरी का मतलब हम सेल भी ले सकते हैं यहां पर, ठीक है।
माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा आई है। यह धारा बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि संतुलन अवस्था में धारामापी में धारा नहीं बहती है। देखो एक बार और आप पढ़िए। माना संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा आई है। यह धारा बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है ना, ए पर दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि संतुलन अवस्था में, अब देखो यहां पर क्लियर हो गया, क्योंकि संतुलन अवस्था में धारामापी जो जी है में धारा नहीं बहती है। संतुलन अवस्था मतलब जो हमने विभव समान कर दिया था, संतुलन हो गया था वो, तो संतुलन अवस्था में धारामापी में धारा नहीं बहती है, इसलिए जो I1 धारा थी, अब देखो यहां पर जो I1 धारा थी प्रतिरोध P व Q में बहती है, I2 एक धारा है जो प्रतिरोध R व S में बहती है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये धारामापी में नहीं बह रही थी, इसलिए I1 धारा थी जो P व Q में बह रही है और I2 धारा R व S में बह रही है, ठीक है ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे आप देख सकते हैं अब बंद पास ABDA में लूप नियम लगाने पर, लूप नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप मेरी बात माने तो। अब बंद पास ABDA में लूप नियम लगाया तो जो I1 इंटू P माइनस I2R इक्वल टू 0, ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। I1P इक्वल टू I2R हो गया, तो समीकरण 1 इसको मान लिया हमने। अब बंद पास BCDB में लूप नियम लगाया तो I1Q हो गया, ठीक है, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। अब यहां से उल्टा पलटा किया तो I1Q इक्वल टू I2S आ गया, इसको हमने समीकरण 2 मान दिया। और हमने लास्ट में क्या किया था, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया था, तो क्या आ गया था I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। अब I1 से I1, I2 से I2 कट हो गया, तो क्या बचा ये कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ गया। अब दोस्तों आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब वहां से जाकर के सेम इसी तरीके से लिखिएगा। और एग्जाम में अगर इस तरीके से लिखते हैं तो टीचर आपको पूरे में पूरे नंबर देगा, 1 नंबर नहीं काट पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।